अब यहाँ एक एग्जाम्पल है कि हम अगर प्रोजेक्टाइल अगर हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, राइट। हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था कि अगर समझो यहाँ से अगर कोई बैट्समैन हिट करता है एट अ पर्टिकुलर एंगल विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, राइट। मैंने वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री पे फिक्स कर दी है। अब जब ये हिट करता है तो यहाँ पे जो फील्डर है वो उस बॉल को देख के जज करेगा कि मुझे किस पॉइंट पे भाग के जाना है मुझे पकड़ने के लिए, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि अगर उसने हिट किया, राइट, और बॉल ट्रैवल करना चालू किया और मैं भाग के गया और मैं यहाँ खड़ा हो गया। अब देखते हैं मैं पकड़ पाता हूँ कि नहीं। ये मैंने उस बॉल को ऑलमोस्ट पकड़ लिया, राइट। ऑलमोस्ट कैसे पकड़ लिया, मैंने एग्जैक्टली नहीं हिट किया। तो ऐसा हो सकता है मेरे पीछे चली जाए या मेरे आगे गिर जाए। तो ये चीज वो जज कर रहा है जस्ट बाय हिज प्रैक्टिस, राइट। उसे नंबर नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि ये 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 60 डिग्री पे आ रहा है। उसे बस ये दिख रहा है कि बॉल जो है वो मेरी तरफ ट्रैवल कर रहा है और उसकी प्रैक्टिस उसकी हेल्प कर रही है इस चीज को मेजर करने में। सो नो नंबर्स, नो पेपर्स, जस्ट बाय प्रैक्टिस। वो लगातार डे इन डे आउट ये प्रैक्टिस कर रहा है कि ये इसे कैच कर पाए, राइट। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये समझने की है कि अगर ये बिना नंबर बिना पेपर इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं ये कैच कर लूंगा, राइट। तो अगर आपके पास नंबर्स है, आपके पास फॉर्मुलेज हैं, आपके पास मेथड है, तब तो आपको विद प्रैक्टिस एक्यूरेटली हर बार प्रेडिक्ट करने आ जाएगा। बस आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है जितना ये फील्डर कर रहा है, राइट। अगर आप उतनी प्रैक्टिस इन एंड आउट डालोगे तो आप इजीली ऑन पेपर बता पाओगे कि भाई ये बॉल यहां गिरने वाला है, यहां खड़े रहोगे तो पकड़ लोगे। तो वो चीज ये जो मेंटली कर रहा है आपको उसको ऑन पेपर करना है। और हमने इसके लिए आपको सारे टूल्स दे दिए विद फॉर्मुलेस विद एक्सप्लेनेशन। उसको आप यूज करो, क्वेश्चन में अप्लाई करो और ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हेलो बच्चों, आज हम ले आए एक नया टॉपिक और वो है मोशन इन अ प्लेन, राइट। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने जो सीखा है दैट वाज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और वहां हमने देखा था कि जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, एक स्ट्रेट पाथ को कवर कर रही होती है, तो हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, राइट। वहां पर हमने काफी सारी चीजें सीखी, उसके बाद उसे अप्लाई भी किया, हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखे। अब इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन हम कैसे स्टडी करते हैं और कौन से टाइप के प्लेन के मोशन जो है। ये प्लेन जो है ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। प्लेन जो है बेसिकली आपको समझना है कि दो एक्सिस से बना होता है, ठीक है। तो अगर आप प्लेन देखते हैं तो हमेशा वो जो है वो दो एक्सिस से बना होगा। जैसे अगर आप बोर्ड के प्लेन को एक्स एंड वाई एक्सिस मान लेते हैं तो ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, तो ये पूरा प्लेन जो है ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर अपनी दीवालों को देखते हैं, ठीक है, तो दीवालों में देखो ग्राउंड है हमारे पास में, ठीक है। ग्राउंड जो जनरली होता है हम ग्राउंड को लेते हैं, इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लेते हैं जेड एक्सिस, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है आपका और ये जेड एक्सिस है। तो आपका जो सरफेस है जिसपे आप खड़े हो वो आपका एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। वैसे ही आप इस वाले को लोगे, आपका ये तो जेड एक्सिस ऑलरेडी था, ये जो ऊपर जा रहा है ये वाई एक्सिस है। तो ये जो दीवार है ये दीवार और ये दीवार दोनों वाई जेड प्लेन है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो पीछे वाला बोर्ड है इसमें ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, राइट। तो हमें प्लेन पता चल गया। अब मोशन इन अ प्लेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। तो मोशन इन अ प्लेन ये कहता है कि when a body travels into two directions at the same time the motion of the body is called motion in a plane, राइट। तो अगर जैसे मेरे पास में एक ऑप्शन है, ठीक है, हमने देखा था कि भाई अगर एक कार चल रही है, राइट, तो वो सीधा सीधा चलती है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है या एक ही डायरेक्शन में एक समय ट्रैवल कर रही है। तो हम ये बोलते हैं कि एट अ टाइम ये एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अब इसी की जगह अगर मैं एक एरोप्लेन लेता हूं, ठीक है, एक प्लेन लेता हूं, ठीक है, और ये प्लेन जब फ्लाई करता है तो प्लेन जो है वो पहले तो रनवे पे जाएगा लेकिन फिर वो ऐसे ट्रैवल करेगा, राइट। और ऐसे ट्रैवल का मतलब है कि वो एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है और वाई डायरेक्शन में। तो जब ये प्लेन का मोशन ऐसे होगा, राइट, ऐसे होगा, तो हम ये बोलेंगे कि अभी ये जो प्लेन है ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए, थ्रोइंग अ बॉल। तो आप जनरली बॉल कैसे फेंकते हैं, आप जनरली बॉल फेंकते हैं या तो आप स्ट्रेट फेंकते हैं, राइट, आप बॉल स्ट्रेट फेंकते हैं,
या तो आप बॉल फेंकते हैं ऊपर से, क्रिकेट में कैसे फेंकते हैं, अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो बाउंड्री लाइन से ऊपर से फेंकते हैं, बॉल जो है वो सीधा विकेट कीपर के पास जाता है, राइट। अगर आप बॉल थ्रो करते हैं तो आप जनरली बॉल थ्रो करते हैं ऐसे, राइट, और विकेट कीपर के पास बॉल आ गया। तो बॉल को अगर आप देखिए ध्यान से, ठीक है, तो बॉल को हम देखिए, अभी वर्ड्स ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल सारे वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझिए प्लेन में क्या हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो फिर से हमारा ये जो है ये y एक्सिस है और ये जो है ये x एक्सिस है, राइट। तो हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस ऑलरेडी है, तो हमारा जो मोशन है इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन y एंड x। ये y डायरेक्शन में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और x डायरेक्शन में ये आगे जा रहा है, राइट। सो दो डायरेक्शन एक साथ, दो डायरेक्शन में जब मोशन होगा, y में भी होगा और x में भी होगा, तब हम क्या कहेंगे, x और y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के मोशन को एक साथ हम कहेंगे मोशन इन अ प्लेन, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्कोरिंग अ बास्केट। किसी ने अगर बास्केटबॉल खेला है या कभी देखा होगा तो स्कोरिंग अ बास्केट लुक्स अ लॉट लाइक अ मोशन इन अ प्लेन, राइट। ये आदमी अगर अपना बास्केट स्कोर कर रहा है, राइट, ये आदमी अगर अपना बास्केट स्कोर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये इस बॉल को फेंक रहा है, इसको ये डिस्टेंस भी कवर करना है और ये हाइट भी कवर करनी है। तो ये जो है, ये जो मोशन कर रहा है ये क्या है हमारा, बेसिकली मोशन इन अ प्लेन। फिर से ये x और y दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो जब भी आप दो डायरेक्शन में एक साथ, देखो बॉल ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बॉल ऐसे गया फिर ऐसे गया, अगर ऐसे जाके ऐसे जाता तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होती, भाई एक लाइन में ऐसे गया फिर एक लाइन में ऐसे गया। लेकिन ये साथ में जब दोनों करेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ जब ये मोशन करेगा तो आपका मोशन क्या हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन। तो जहां भी आपको दो मोशन एक साथ दिख रहे हो, दो डायरेक्शन में मोशन एक साथ दिख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक और एग्जांपल देख लो, ड्रॉपिंग अ पैकेज, राइट। तो अगर आप एक प्लेन ले रहे हो और समझो ये पैकेज गिरा रहा है, ठीक है, तो ये पैकेज जब गिरा रहा है तो यू कैन सी दैट पैकेज क्या कर रहा है, पैकेज ट्रैवल कर रहा है। और पैकेज कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, देखो पैकेज यहां से गिरा यहां पहुंचा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो तो वो नीचे भी गिरा और वो आगे भी गया। तो अगर वो नीचे भी गिरा और आगे भी गया तो उसका मोशन क्या हो गया बच्चों, मोशन हो गया आपका दो डायमेंशन में एक साथ। तो दो डायमेंशन में एक साथ मोशन होते ही ये बन जाता है मोशन इन अ प्लेन, राइट। अब हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम स्टडी करते हैं मोशन इन अ प्लेन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी तरीके से प्रोजेक्टाइल हैं, और हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही फोकस करेंगे हमारे मोशन इन अ प्लेन पे। तो हम यहां से ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि जब दो डायरेक्शन में एक साथ मोशन होगा तो हम ये बताएंगे कि भाई हमारा मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। अब उसे प्रोजेक्टाइल कब बोलेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल कब बोलेंगे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन टू डायमेंशंस, टू डायरेक्शंस। ये तो हमने ऑलरेडी मोशन इन अ प्लेन में देखा था, ठीक है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन विच देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए, एंड नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन द अदर। एक डायरेक्शन में फोर्स होनी चाहिए कांस्टेंट फोर्स, और दूसरे डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए, जीरो फोर्स। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकते, प्रोजेक्टाइल का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये गेस करने आना चाहिए कि यार ये प्रोजेक्टाइल होगा क्या, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल है तो जितने फॉर्मूला भी हम सीखने वाले हैं सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या बोला मैंने, भाई पहली बात तो दो डायरेक्शन में एक साथ मोशन होना चाहिए, उसके एक डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए और एक डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो हमें ये समझ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने जो देखा था, ठीक है, अभी हमने जो देखा था थ्रोइंग अ बॉल इज बेसिकली ये क्या बता रहा है, प्रोजेक्टाइल। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं कि हमने क्या बोला, दो चीजें, भाई एक डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है, तो इस बंदे ने यहां से बॉल फेंका और समझो कोई वेलोसिटी यू से फेंका, ठीक है। अब हमने जब बॉल फेंका तो वी थ्रू अ बॉल एट एन एंगल थीटा, राइट, ये ऐसे जा रहा है तो हमने कोई एंगल थीटा पे फेंका हुआ है। अब नोटिस करो, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं तो देखो बॉल पे एक्स डायरेक्शन में
हमारा एजम्पशन ये होता है कि हम जो एयर की वजह से रेजिस्टेंस आता है, आप किसी चीज को हवा में फेंकते हो तो एयर उसको रोकने की कोशिश करता है, राइट। हम उस चीज को अभी नेग्लिजिबल मान के करते हैं, जब वो इंक्लूड होगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम 95% क्वेश्चन जो है वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तो आप एयर रेजिस्टेंस की बात भूल जाओ। भाई एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो जब बॉल आगे की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन लग रहा है, भाई फ्रिक्शन पहली बात इसलिए नहीं लग सकता कि बॉल जमीन पे है ही, बॉल तो हवा से ही जा रहा है, ठीक है। अगर वो होता भी तो जैसे मैंने बताया कि सारे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है जो इसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं वो हमने एज्यूम नहीं किए, हमने एज्यूम किया कि वो जीरो है। जब वो आएंगे तो हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये कि भाई कोई भी फोर्स जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमने ये प्रोजेक्टाइल बनाया और हमने बोला कि प्रोजेक्टाइल का आइडिया जो है वो ये है कि एक्स डायरेक्शन में एक मोशन हो रहा है और ये ऊपर नीचे एक मोशन हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल को अगर ब्रेक करो दो पार्ट में तो इसका एक्स डायरेक्शन अलग है और वाई डायरेक्शन अलग है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एनी देयर इज नो फोर्स एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में अगर आप देखो तो वाई डायरेक्शन में देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स किसकी है? ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की फोर्स इसको हमेशा नीचे लाने की कोशिश कर रही है, राइट। तो हमने क्या बोला था, एक डायरेक्शन में कोई फोर्स ना हो और एक डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स हो। ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, राइट। तो ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे सर मेरा वजन ज्यादा है दूसरे का वजन कम है तो ग्रेविटी कांस्टेंट कैसे हुई? भाई जो बॉल फेंकोगे उसका वजन थोड़ी बीच में चेंज हो जाएगा, तो भाई उसका जितना वजन है उसको नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी फॉर अ गिवन मास जो आपको दिया गया होगा उसके लिए तो ये कांस्टेंट जैसे ही बिहेव करेगी, राइट। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आपका मास कुछ भी हो वो तो कांस्टेंट ही होता है हमारे सरफेस पे, राइट। सो बेसिकली हमने अज्यूम किया कि भाई ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, कौन से डायरेक्शन में? वाई में। और एक्स डायरेक्शन में क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास तो कोई फोर्स नहीं है। और हमारा जो प्रोजेक्टाइल ये जो मोशन बन रहा है इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोजेक्टाइल। सर क्या ग्रेविटी में ही प्रोजेक्टाइल हो सकता है? कोई कंपल्शन नहीं। भाई मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ना फोर्स ग्रेविटी होनी चाहिए, मैंने बोला फोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल थोड़ा आगे चलते हैं, फ्यूचर में चलते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ग्रेविटी फ्री चेंबर, ठीक है। हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री चेंबर है और इसमें लगे हुए हैं दो बटन, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। ये जो दो बटन है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन और ऑफ करने के लिए, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जो चार्जेस पे फोर्स लगाती है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इस बटन को ग्रीन किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ लगना चालू हो जाएगी, मतलब फोर्स जो है वो चार्ज पे नीचे की तरफ लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, और मैंने इसको वेलोसिटी दे दी u। अब इस वेलोसिटी वाले चार्ज को मोशन अगर हम देखें तो प्लेन में हो रहा है। प्लेन में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास में एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, राइट। अब हमने कंडीशन क्या लगाई? प्रोजेक्टाइल के लिए दो चीजें, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है? पहली बात प्लेन मोशन होना चाहिए, तो ये मोशन प्लेन में हो रहा है, लेकिन हमने बोला कि हमारा एक डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, दूसरे में नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर पॉइंट पे इस चार्ज को नीचे लेके आएगी। इसका मतलब ये है कि y डायरेक्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगर आप x डायरेक्शन में देखो, क्योंकि हमने कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है तो x डायरेक्शन में जो फोर्स लगनी चाहिए वो नहीं है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और जब ऐसा होता है कि प्लेन मोशन में एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सॉरी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और एक डायरेक्शन में नहीं लग रही है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई ये जो मोशन है ये क्या है? प्रोजेक्टाइल, राइट। अब आप जैसे इस चीज को अगर आप डायरेक्ट 12th में देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ प्रोजेक्टाइल आ गया? प्रोजेक्टाइल सिर्फ ग्रेविटी के अंडर नहीं होता, राइट। प्रोजेक्टाइल जो है वो कहीं भी क्रिएट किया जा सकता है इफ देयर इज वन डायरेक्शन ऑफ विथ नो फोर्स एंड वन डायरेक्शन विथ
कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, ये दोनों डायरेक्शन जनरली आपके लिए आपके सिलेबस में जनरली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक एक्स एक वाई, ठीक है, और एंगल्स पे भी होते हैं, लेकिन हम ये दो मोशन को हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब सोचो कि अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, बंद कर दूं और इसको फेंकूं, तो बंद करके फेंकने में क्या होगा पता है, इसको नीचे खींचने वाला कोई नहीं, आगे रोकने वाला कोई नहीं, ये चलता चला जाएगा और यहां जाके टकरा जाएगा। ये क्यों होगा? न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि भाई अगर कोई फोर्स नहीं है बॉडी पे, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी मींस दैट द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। वो नहीं रुकेगा, ना रुकेगा, ना फास्ट होगा, ना डायरेक्शन बदलेगा, कुछ नहीं। नो एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई वो अपने डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली यहां से कोलाइड करके ट्रैवल करना वो चालू करेगा और वो कोलाइड करता रहेगा जब तक उसके पास में, ठीक है, हमारे पास में एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया कि अगर यहाँ पे उसके पास में कोई फोर्स नहीं होगा तो ये फोर्स जो है, राइट, कोई फोर्स की नहीं होने की वजह से अपना मोशन जो है वो कंटिन्यू करते रहेगा जब तक वो वॉल से कोलाइड नहीं करता, राइट। इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे क्या नहीं ली है, ये हमारा ग्रेविटी फ्री चेंबर है, ग्रेविटी फ्री चेंबर, मतलब हमने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो इसका वेट है, इस मास, इस चार्ज बॉडी का वेट है, वो एक्सपीरियंस फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो हमने देख लिया भाई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ग्रेविटी के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, राइट, सॉरी, प्रोजेक्टाइल चलेगा। तो ग्रेविटी के अंदर की जगह भी अगर इलेक्ट्रोस्टैट में भी लगाना है तो प्रोजेक्टाइल लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल इज नॉट ऑलवेज अंडर ग्रेविटी, राइट। चलो ये हमें समझ गया, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में डिफरेंट चीजें क्या क्या होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बॉल को यहां से फेंका, बॉल ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है। देते क्या है हमेशा प्रोजेक्टाइल में, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं यू और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे देते हैं थीटा, ठीक है। तो आपको क्या दे दिया, एंगल की कितनी वेलोसिटी से यहाँ ये प्रोजेक्ट हुआ है और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब कहानी ये है कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, वेक्टर सीखा ही हमने, एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, राइट, और एक कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा, u sin थीटा हमारे दो कंपोनेंट हो गए इस वेलोसिटी के, ठीक है। अब जब ये मोशन कर रहा है, जब ये मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप सिर्फ इसको एक डायरेक्शन में देख रहे हो, अगर आप इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, अगर एक्स में देखते हो तो ये बॉल आगे 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 गया, यहां तक पहुंच गया सिर्फ एक्स में। अगर वाई में देख रहे हो तो क्या हुआ, वाई में ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, राइट। सो हमने क्या देखा कि भाई दो मोशन है, एक्स डायरेक्शन में क्या मोशन है, एक्स डायरेक्शन में है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, अपनी वेलोसिटी लेके वो सीधा सीधा चल रहा था। वाई डायरेक्शन में क्या है हमारे पास में, वाई डायरेक्शन में बेसिकली अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, राइट। तो हमारे पास ये मोशन है, ये मोशन है। अब इनको अगर आप ज्वाइन कर दो, राइट, देखो बॉल आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है और ऊपर फेंका तो नीचे आ रहा है, अगर इन दोनों को साथ में करोगे तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, अकेले नहीं देख सकते। अगर आप अकेले देखेंगे तो अकेले देखने पे क्या होगा, अकेले देखने पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है, आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो आपको समझेगा नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ वाई डायरेक्शन देखोगे तो ये बॉल ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, राइट। और अगर आप एक डायरेक्शन में देखोगे तो धीरे 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 यहां तक पहुंच गया, राइट। तो हमें ये ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है, जब ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ये दोनों मोशन का एडिशन है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ जाएगा और हम इसको ब्रेक डाउन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, इनको ऐसे ही स्टडी करके ब्रेक डाउन भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखते हैं और क्या क्या चीजें बताएं। हमने क्या बोला भाई, यहाँ पे हमने ये बोला कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और जहां कोई फोर्स नहीं होता है वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये बेचारा ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है, सारी जगह पे सारे एरोस पे u cos थीटा होगी। लेकिन कौन से डायरेक्शन में बच्चों, x डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कभी भी चेंज ही नहीं हुई। बट यहां क्या हुआ, नीचे वाले डायरेक्शन में क्या हुआ, नीचे वाले डायरेक्शन में ये हुआ कि ग्रेविटी ने बोला भाई मैं तुम्हारी स्पीड को कम करते हुए फिर उसको वापस इंक्रीज करूंगा। तो उसकी स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो हुई, और फिर बढ़ते हुए वापस नीचे आ गई। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पहले कम हुई और बढ़ी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में देयर इज ग्रेविटी, राइट, ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब कहानी ये है कि इस प्रोजेक्टाइल के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया। पहली बात हमें पता चला कि ये दो पार्ट में सॉल्व किया जा सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन एक्स और एक हॉरिजॉन्टल ऊपर बॉल फेंकने वाला जो मोशन है वो वाले को हम वाई डायरेक्शन में स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल की कहानी हमें पता चलेगी। आई होप यहां तक प्रोजेक्टाइल को अंडरस्टैंड तो किया जा सकता है, ठीक है। और ये कब होगा, जब एक डायरेक्शन में कोई फोर्स ना हो प्लेन मोशन में और दूसरे डायरेक्शन में देयर इज अ फोर्स, तो हम इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। जब भी ऐसा मोशन दिखेगा मैक्सिमम टाइम जैसे मैंने बताया कि जनरली आपको प्रोजेक्टाइल मिलेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, हाइट टू ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन और एक जो टाइप है जिसमें हम करते हैं वेज पे या बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करते हैं, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, उस कंडीशन को हम उस स्पेसिफिक पार्ट में देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया सीबीएसई, नीट, जेई मेंस तक के लिए ये आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो, तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा मोशन जो प्रोजेक्टाइल का है इनिशियल u पे थीटा है, हमारे y डायरेक्शन में u sin थीटा है, x डायरेक्शन में u cos थीटा है, ठीक है। अब इसमें तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है, तीन टर्म्स में पहला टर्म होता है हमारा हाइट का, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट अगर हम बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट हम बोलते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हो रही है, h, सो मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो r है जो x डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा, राइट, जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सो मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन चीज हमें समझनी है, ठीक है, तीन चीज हमें पता होनी चाहिए फॉर अ प्रोजेक्टाइल। देगा क्या वो हमें, u और थीटा। आगे चलते हैं, प्रोजेक्टाइल के बारे में और सीखते हैं। ये तो हमें प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ गया, प्रोजेक्टाइल क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। पहले इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ कहां जाएंगे हम, एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की कहानी देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल का वाई वाई उसका शेप है सब भूल जाओ, सिर्फ एक्स की कहानी बताओ। एक्स की कहानी में क्या है, ये अगर यहां तक गया तो ये डिस्टेंस हो गया रेंज, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया u cos थीटा, ठीक है। और एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम लेट्स अज्यूम ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज एट एनी टाइम t, तो ये एट एनी टाइम t हो गया, है ना। अब हमें देखना है कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो x डायरेक्शन में क्या क्या पता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है हमारी x डायरेक्शन में u cos थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो जब भी आएगा एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट विल बी x। रेंज तो पूरे टाइम में, पूरे टाइम में रेंज निकालना है। पहले हम ये देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहां से यहां तक ये ट्रैवल कर रहा है x डिस्टेंस,
राइट, u cos थीटा वेलोसिटी से। नाउ u cos थीटा वेलोसिटी से ये एट एनी टाइम t। अब देखो टाइम कितना लिया हमने, t। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा भाई, कोई धक्का नहीं मार रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो नो एक्सेलरेशन, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ से ये पता चलेगा कि x इज ऑलवेज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम, ठीक है। सो x डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया है, u cos थीटा इंटू टाइम। तो जब भी आपको x ढूंढना है तो u cos थीटा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ इस चीज को याद रखना है और इस डेटा को याद रखना है, ठीक है। सो t टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया x, और ये हो गया u cos थीटा t, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं x डायरेक्शन में क्या क्या पता चल गया। पहली बात ये पता चली कि velocity is always u cos theta, right, acceleration is always 0 and x will always be u cos theta into time। ये हमारा पहला डेरिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो वापस, ये कहानी हो गई। अब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन देख लिया। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या पता चला, हॉरिजॉन्टल मोशन में पता चल गया कि भाई हमारी वैल्यूज क्या है, राइट, u cos थीटा इनटू टाइम इज x, ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन स्टडी करते हैं, फिर से इसको इरेज करते हैं। अब वर्टिकल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल को भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर y एक्सिस में आप देखते हो तो क्या हो रहा है, तो ये बॉडी यहाँ से चालू हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा है, ठीक है। इस बॉडी से चालू होगी, इस बॉडी से जाएगी और इस बॉडी पे वापस आएगी, ठीक है। तो हम ये पूरा मोशन नहीं स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल मोशन अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि एट एनी टाइम t लेट द डिस्प्लेसमेंट बी y, दिस इज एट एनी टाइम t, राइट। अब देखो क्या क्या पता है, कहाँ जा रहे हैं हम, y डायरेक्शन में, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, राइट। सो वर्टिकल मोशन में हम क्या कर रहे हैं, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो y डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y इज y, राइट। टाइम ले लेते हैं t, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ ये बॉडी जो है वो डीसेलरेट कर रही है -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। -g क्या है, आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको रोक रही है, इसलिए इसका जो है g जो है वो नेगेटिव है ना। हमें u पता है, s पता है, t पता है, a पता है। अब देखो, तो इसका अगर मैं y निकालता हूँ s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो हमने क्या लगाया, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है बच्चों, y, ut कितना है हमारे पास में, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लग गया, क्योंकि जी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया हमें y डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, इसको भी लिख लेते हैं। y डायरेक्शन में क्या हुआ, तो y डायरेक्शन में क्या हुआ, आपका uy जो है वो हो गया u sin थीटा, ay जो है वो आ गया आपको -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y जो आ गया वो आ गया आपको u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको आ गया y डायरेक्शन के बारे में, राइट। तो हमें x डायरेक्शन की कहानी पता चल गई, y डायरेक्शन की कहानी पता चल गई। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है, इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे? तो इन दोनों को ऐसे कंबाइन करेंगे कि हमारा वर्टिकल मोशन क्लियर हो गया, राइट। अब वर्टिकल मोशन अगर क्लियर हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ग्राउंड टू ग्राउंड में? नेट मोशन क्या होगा, राइट। नेट मोशन कैसे पता करेंगे भाई? एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इट इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर मोशन का जो दो परपेंडिकुलर मोशन का जब आप वेक्टर सम करते हो तो आप क्या करते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, तो आपको एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, पहले इसको करने के पहले काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, चलो ठीक है, और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सो ये हो गया एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अब आ रहा है नेट मोशन, ठीक है। तो नेट मोशन हम पहले देखते हैं क्या हो रहा है और उसको फिर कंबाइन करते हैं। तो नेट मोशन क्या हो गया बच्चों? इन दोनों को कंबाइन करके प्रोजेक्टाइल। तो नेट मोशन हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, है ना। तो ये बोलेगा भाई आप एक्स में इतना गए, वाई में इतना गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के एल कितना हुआ, ठीक है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है ये x है, ये y है, तो ये बोलेगा भाई l वेक्टर जो है विच इज बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। तो l वेक्टर क्या आ गया हमें? टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कितना आया था? x अगर आप देखेंगे तो x आया था हमें u cos थीटा इंटू टाइम आई कैप, प्लस y कितना आया हमें? y आया हमें u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो आपको x मिल गया, आपको y मिल गया। अगर आपको x और y पता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, राइट। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लगाएंगे? तो बेसिकली ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स कितना है हमारा? यू कॉस थीटा, वाई जो है वो ये पूरी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू, सॉरी दैट टाइम भी है, यू साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें u डाल दो, cos थीटा डाल दो, sin थीटा डाल दो, टाइम डाल दो, आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नेट मोशन हमें पता चल गया, नेट मोशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा क्या आ गया? नेट मोशन आ गया। तो नेट मोशन के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है u cos थीटा इंटू टाइम का आई कैप प्लस u साइन थीटा टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का जे कैप, राइट। ये आ गया। उसके बाद एल वेक्टर का मॉड अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाता है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा ब्रैकेट विच इज आवर नेट मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का मोशन, वाई डायरेक्शन का मोशन और दोनों का नेट मोशन, ठीक है। अब बिफोर जंपिंग टू समथिंग न्यू लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। जैसे, ठीक है, समझो मैंने आपको दे दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री है, ठीक है। अब ये बोलता है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स फाइंड x y l वेक्टर एंड मॉड, ठीक है। 2 सेकेंड्स के बाद में हमें इसकी वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। सिंपल बात है भाई, क्या बोलता है ये बोलता है भाई x निकालना है। x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? u cos थीटा इंटू टाइम, राइट। u कितना है हमारे पास में बच्चों? 10, थीटा कितना है? cos 37, टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया? 10
इंटू कॉस 37 होता है 4/5 इंटू 2, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 मीटर्स हो गया हमारा x। ठीक है, फिर ये बोलता है क्या निकालो y, तो y क्या होता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, यहां से आ जाता है y, u साइन थीटा मतलब 10 इंटू साइन 37 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वेयर, तो ये आ गया आपको 10 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना है बच्चों, साइन 37 है हमारा 3/5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 4 ज़ा 20, ये हो गया माइनस 8 मीटर्स। सर नेगेटिव कैसे आ गया, भाई डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, राइट। सो नेगेटिव आ गया हमारा y, ये आ गया हमारे पास में। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एल वेक्टर। सो एल वेक्टर सिंपली कैसे आता है, x कितना आया 16 i कैप और y कितना आया -8, सो -8 j कैप। ठीक है, ये 16 और -8 आ गया, फिर मॉड एल निकालना है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया आपको रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसमें से 8 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 8 रूट 5 मीटर्स। 8 2 16 4, ठीक है, तो वैल्यूज आ गई हमें, ये आ गया 16, ये आ गया -8, ये आ गया 16 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और ये आ गया 8 रूट 5 मीटर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो एक रैंडम सा क्वेश्चन इसलिए है कि बच्चों को लगता है कि यार सर प्रोजेक्टाइल का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मतलब फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाना नहीं है, फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी, पहले ये तो समझो कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है, अच्छा -8 कैसे आया वो भी बता देता हूँ, ये -8 कैसे आया, ठीक है, -8 ऐसे आया, -8 ऐसे आया कि ये जब ऊपर जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव y में है, -8 का मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आपको नेगेटिव आएगा, बिकॉज डाउनवर्ड इज नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, राइट। तो 16 -8 वुड बी समवेयर आफ्टर दिस, सो यहाँ 16 मीटर्स जा रहा है और यहाँ -8 जा रहा है, तो 16 8 ये मीटर्स, और डाउनवर्ड जो आ रहा है वो 8 मीटर्स आ रहा है, तो 16 ऐसे जा रहा है 8 ऐसे आ रहा है, इसलिए वो -8 आ गया और ये +16 आ गया। ठीक है, और यहाँ तक जहाँ तक ये जो वैल्यू है ये क्योंकि हमेशा राइट साइड जाएगी, कभी लेफ्ट नहीं जाएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो योर x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज कम पॉजिटिव, ये जो वैल्यू है अगर इसके पहले है तो पॉजिटिव है और इसके बाद में है तो नेगेटिव है। ठीक है, सो नेट मोशन का एक क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, नाउ सो नेट मोशन समझ गया हमें, राइट। अब नेट मोशन समझने के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम t, राइट। सो कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, वेक्टर से पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या बनाए हमने, हमने क्या निकाला, हमने बोला भाई हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, अगर आप किसी भी टाइम t पे चेक करते हो, किसी भी टाइम t पे चेक करते हो तो इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे पता करना है। तो ये x है, ये y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y, और आपने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। x कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट होगा हमेशा u cos थीटा इंटू टाइम, और y कोऑर्डिनेट होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसको यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करते हैं तो हमारे फॉर्मूला लिस्ट में क्या आता है, नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कह रहा है भाई कि किसी भी टाइम t पे निकालोगे कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम t, तो x, y जो है वो आ जाएगा आपको u cos थीटा इंटू टी और u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट का बॉक्स, राइट। सो हमें क्या समझ रहा है, हमें ये समझ रहा है
कि हम अपने प्रोजेक्टाइल को धीरे धीरे ब्रेक करके चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन से सेक्शन में मुझे क्या क्या आंसर्स देगा, है ना। हमने देखा एक्स में क्या देगा, वाई में क्या देगा, नेट मोशन में क्या देगा और कोऑर्डिनेट्स क्या देगा। ठीक है, वेक्टर अगर आप नोटिस करो तो वेक्टर फॉर्म में जो आई जे लिखा है वही हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो कोई भी टाइम पे हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बता देंगे बाय द गिवन डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब देखो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की जो कहानी है, चेंज इन मोमेंटम जो है अगर हम नोटिस करते हैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो देखो क्या हो रहा है। सो चेंज इन मोमेंटम की कहानी ये है कि अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, हमें पता है कि यहां से यहां तक ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहां अगर ये थीटा से जा रहा है, जब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जो वेलोसिटी से यहां गया था उसी वेलोसिटी से यहां पहुंचेगा। ठीक है, और एंगल भी क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ये बोलता है कि इस पॉइंट पे देखो, अब मैं इसको अलग अलग कलर में कर दे रहा हूं जैसे आपको समझ जाए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यू यू, तो ये हो गया यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया यू साइन थीटा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन तो अभी भी यू कॉस थीटा और ये डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड में यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। ठीक है ना, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे आएगा, देखो। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रहा है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। ये राइट, ये ऊपर u फाइनल जो आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, देखो u cos थीटा अभी भी आई कैप में है। ठीक है, और हमारा u sin थीटा जो है वो नेगेटिव है, तो इसको क्या कर देंगे हम बच्चों, नेगेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा u sin थीटा जे कैप। ठीक है, अब अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये भी पता है तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा चलो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, m टाइम्स u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसी फॉर्मूला से, m टाइम्स u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। राइट, हमें क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, और ये आ जाएगा बेसिकली mu cos थीटा mu cos थीटा कट जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमें चेंज इन मोमेंटम। राइट, अब इसको भी अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। हमें दोनों चीजें मिल गई, हमें डायरेक्शन भी मिल गया और वैल्यू भी मिल गई। राइट, तो हम क्या लिख रहे हैं अब, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है बच्चों, ये बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो है वो बेसिकली आ रही है 2mu sin थीटा। राइट, 2mu sin थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, तो अगर इसका डायरेक्शन के साथ में चाहिए तो p वेक्टर आ रहा है माइनस 2mu sin थीटा जे। ये हमारा हो गया पांचवा बॉक्स। राइट, सो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 एंड 5, पांच चीजें हम सीख चुके हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। राइट, एक्स डायरेक्शन में क्या मोशन होगा उससे क्या निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में क्या मोशन होगा उससे क्या निकालेंगे, नेट मोशन क्या होगा इन दोनों का मिला के, कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे किसी पॉइंट के, और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट कहता है कि भाई चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, अब चेंज इन मोमेंटम के बाद अगली चीज आ जाती है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, नाउ तीन चीजें हैं जो हमें सीखनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। राइट, ये तीन चीज हमें निकालनी है इससे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं।
सो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ठीक है। तो हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज। अब इसी वैल्यूज को लेके चलते हैं तीन चीजों पे। क्या निकालना है हमें? तो हमें तीन चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, और तीसरा रेंज। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम फट निकालेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और इसका जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 11th के एग्जाम में आता है, आराम से 5 नंबर देके जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन जो है वो आपको ये हेल्प करता है कि डेरिवेशन करते समय आपको प्रैक्टिस हो जाती है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन को यूज करने की, और हमें वो ध्यान रखना है। जैसे हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन यूज कर रहे हैं ना बार बार, वैसे हम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है भाई अब पूरा यहां से लेके यहां तक लेके जाओ। ठीक है, ये हमारी हो गई हाइट, ये u हो गया, ये थीटा हो गया, ये u cos थीटा हो गया, और ये u sin थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कहानी तो हमें पता ही है। अब ये बोलता है कि ये u cos थीटा u sin थीटा है। अब आप बताओ कि मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। भाई टाइम कहाँ से कहाँ लगा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रैवल के लिए समझो कैपिटल टी लगा। अब बच्चों देखो वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कहाँ है? अप। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u sin थीटा। एक्सेलरेशन कहाँ है बच्चों? नीचे, वो हो गया -g। ठीक है, अब टाइम जो है वो हमने ले लिया है कैपिटल T, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है भाई इसी पॉइंट से चालू होके ये वापस इसी में आ गया y में। x भूल जाओ, x नहीं है, ये ऊपर गया और नीचे वहीं आ गया, तो इसकी हाइट जो है वो तो 0 हो गई है, और हाइट 0 हो गई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y इतने टाइम में कितना हो जाएगा? 0। फिर कंफ्यूज हो गया, सर ये तो यहाँ भाग गया। अरे ये तो x में भागा ना, हाइट का इसके पास में, ये तो वापस जमीन पे आ गया। अगर हवा में होता तब हाइट होती, जब ये वापस आ गया जमीन पे तो y डायरेक्शन में तो 0 ट्रैवल किया ना, यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर इसको लगाते हैं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s कितना है? 0। u कितना है? u sin थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से t कॉमन निकल के हट जाएगा तो हमें आ जाएगा gt/2 इज इक्वल टू u sin थीटा। और बच्चों हमें क्या आ गया यहाँ से? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज 2u sin थीटा बाई जी। इंपॉर्टेंट ये चीजें समझना है। ठीक है, फॉर्मूला आप खुद हर बार निकाल सकते हो, आपको ये समझना है फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या किया भाई? y डायरेक्शन में कितना गया? u sin थीटा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन था -g, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला किसका आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ये समझ गया, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पॉज करके फिर से आराम से देख के स्टडी कर सकते हो, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ये बोलता है कि भाई इतने टाइम में ये इतना रेंज कवर करेगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन क्या बोलता है? एक्स डायरेक्शन बोलता है भाई यहां देखते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो r है, टाइम आपको जो आ गया है वो कैपिटल T विच इज 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि इतना टाइम चला। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है एक्सेलरेशन है 0, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों एक्स डायरेक्शन में? u cos थीटा। ठीक है, फिर से क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? x में r, u जो है वो u cos थीटा है, और टाइम जो है वो कितना है?
2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको ऐसे लिखो, ज्यादा इजी पड़ता है। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया हमें 2, इसके दो फॉर्मुलेज हैं। पहला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है ये है साइन 2 थीटा बाय जी। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि थीटा निकालना इजी पड़ जाता है, तो थीटा की वैल्यू जल्दी जल्दी डाल के निकल जाती है। ठीक है, 2 थीटा में कभी कभी एंगल डालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, ये वाला अवॉइड करता हूं। आप दोनों में से कोई भी यूज करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ये आ गया। बचा क्या बच्चों? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं। ठीक है, देखो जितना टाइम में बॉल ऊपर जाता है उतने ही टाइम में नीचे आता है। तो ये अगर टोटल टाइम है तो इसमें कितना टाइम लगा होगा भाई? टोटल टाइम कितना था? 2u sin थीटा बाई जी। तो आधा टाइम, यहाँ आधा टाइम लगा। आधा टाइम क्या लगा हमारा? आधा टाइम लगा u sin थीटा बाई जी, और यहां भी लगा u sin थीटा बाई जी। राइट, तो जितना टाइम ऊपर जाने को उतना टाइम नीचे आने को। चलो यहाँ का टाइम पता है, यहाँ पे हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है कि फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, क्योंकि अभी यहाँ से नीचे जाने वाला है। चलो अब हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया, सॉरी, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है उसमें y डायरेक्शन देखना है। y डायरेक्शन में क्यों देखना है? क्योंकि हाइट चाहिए। यहां से आधे मोशन का टाइम निकाल लिया, सो टाइम मिल गया u sin थीटा बाय जी। ठीक है, या इससे फास्ट भी कर सकते हो यार, ये वाला फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं ना। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है वो -g है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है। राइट, क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। यहां से h आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया रेंज मैक्सिमम हाइट का, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 1 2 3, तीनों के डेरिवेशन भी बता दिए, तीनों के फॉर्मूला भी बता दिए। डेरिवेशन याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर नीट और जेई देना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो इसको भी अपनी फॉर्मूला लिस्ट में डाल देते हैं। हमारी फॉर्मूला लिस्ट क्या बोल रही है? फॉर्मूला लिस्ट बोल रही है कि भाई 3 चीजें बताओ प्रोजेक्टाइल के बारे में। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो 2u साइन थीटा बाई जी। फिर आप रेंज बताओ, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और फिर मैक्सिमम हाइट बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय। इतने फॉर्मूले आपको अब तक क्लियर हो जाने चाहिए और याद हो जाने चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हम क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट अ फॉर्मूला। यहां तो अब पहुंचे ना, इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती है ना? तो ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिराइव की, जमा की, डिराइव की, जमा की, डिराइव की, जमा की, है ना? आपके लिए जमा कर दी, आप इसको याद कर लो, और इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे और आगे इस चीज को फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन में। तो इसका एक क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, चलिए। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था कि पहला जो टॉपिक है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अगर एक बॉडी को अगर हम ग्राउंड से अगर एक एंगल पे फेंकते हैं तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्रिएट करता है। राइट नाउ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमारे पास में जितने टर्म्स हमने देखे थे उनमें से पहला टर्म है एक्स डायरेक्शन मोशन का।
राइट। सो एक्स डायरेक्शन मोशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ये एक्स डायरेक्शन मोशन है। सो एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर हम देखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो u का cos थीटा का कंपोनेंट है, और u के cos थीटा के कंपोनेंट में अगर वो t टाइम ट्रैवल करता है तो इसका xt आ जाता है हमें u cos थीटा इंटू t, राइट। ये पहला चीज था। दूसरा, y डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो y डायरेक्शन में ये कितना हाइट ट्रैवल कर रहा है, y डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या डेटा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है u sin थीटा, राइट, u sin थीटा इसकी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन इज इन द नेगेटिव g, g जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटी, और उसके साथ में हमारा जो y आ रहा है वो आ रहा है u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। अब अभी किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इट विल बी u cos थीटा t ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी हो गया एट एनी टाइम t। नेक्स्ट, नेट मोशन। नेट मोशन अब हमेशा x और y में नहीं डील कर सकते, कभी कभी ये बोलेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। सो ये आ गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी एक्स और वाई डायरेक्शन को अलग अलग सीख के। अब हमने इसके बाद सीखा था कि पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए क्या क्या बताना चाहिए, राइट। सो पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में 3 मेजर फॉर्मूले हैं, राइट। पहला मेजर फॉर्मूला है टाइम ऑफ लाइट का, राइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, इस पूरे मोशन का जो टाइम है वो टाइम ऑफ लाइट है, और पूरे मोशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, 2u sin थीटा बाय g, राइट। हाइट, बेसिकली ये जो मैक्सिमम हाइट रीच कर सकता है बिफोर कमिंग बैक डाउन, ये मैक्सिमम हाइट निकालना हमारे लिए सिंपल फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और लास्ट थिंग जो आता है वो आता है रेंज, कि ये कितनी दूर जाएगा एक्स डायरेक्शन में, वो रेंज आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। नाउ ये सारे फॉर्मुलेज हमें याद रखने हैं, राइट। अगर ये फॉर्मुलेज हमें याद रहेंगे तो हम क्विकली क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। एक और चीज जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी वो देखा था चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम चेक करते हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में हमने देखा था कि इनिशियल मोमेंटम है mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप, और फाइनल mu cos थीटा, बट यहाँ पे माइनस हो गया बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है वो डाउनवर्ड आ जाती है, राइट, फाइनल वाले में। तो डेल्टा p कितना आ गया, माइनस mu sin थीटा j कैप, राइट। नाउ ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली है। अब इस पे चलेंगे हम आगे और एक चीज सीखने। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न ऑन दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर आर मैक्स, राइट। हमें आर मैक्सिमम कब मिलेगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता करना है, राइट। तो मैक्सिमम रेंज, रेंज जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कौन से एंगल पे हो सकता है, ये हमें पता करना है। चलो, सो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, चलो यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग प्रोजेक्शंस कर सकते हो, और अलग अलग प्रोजेक्शंस पे आपको अलग अलग रेंज आएगी, राइट। जैसे अगर आप यहां देखते हो तो यहाँ पे आपके पास में अलग अलग रेंजेस है, दिस इज R1, this is R2, and this entire range from here to here is R3। अब हमें पता करना है कि कितना मैक्सिमम कितना रेंज अचीव कर सकता हूं अगर मेरे पास एक गिवन वेलोसिटी हो, राइट। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पता करने के पहले हमारे पास में रेंज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली, राइट। रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है, रेंज बोलता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, राइट। ये फॉर्मूला भी हमने देखा। नाउ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g में सबसे सिंपल काम ये है कि मैक्सिमम वैल्यू u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमाइज करना है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। कब होती है मैक्सिमम, 90 डिग्री पे। तो थीटा कितना हो जाना चाहिए, 45 डिग्री पे। तो पहली चीज जो पता चलती है कि अगर आप किसी गिवन प्रोजेक्टाइल, आपके पास उसका वेलोसिटी पता है, अगर आप उसे 45 डिग्री पे फेंकते हो तो 45 डिग्री पे वो उस वेलोसिटी की मैक्सिमम रेंज देगी, ठीक है। तो हमें पहली चीज पता चल गई भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा को अगर 45 डिग्री डाल दोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा, ठीक है। अब इस मैक्सिमम रेंज पे अलग अलग चीजें देखनी है। देखो मैक्सिमम रेंज पे हमें क्या क्या देखना है। सो मैक्सिमम रेंज हमें क्या पता चल गई, सो आर मैक्स विल बी u स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
और ये कब आता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज पे हमें आर मैक्स की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर बाई जी, एंड देन यू कैन फाइंड द मैक्सिमम हाइट फॉर इट ऑल्सो, राइट। सो मैक्सिमम हाइट कैसे पता करेंगे? सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बोलता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज डाल दो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 45 इज 1/√2, सो 4g। तो एट दैट पॉइंट या एट दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम हाइट बिकम्स यू स्क्वायर बाय 4g, राइट। ओके, हाइट पता चल गया, रेंज पता चल गया, टाइम पता चल गया, राइट। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। साइन थीटा फिर से कितना है आपका 45 डिग्रीज, तो 1/√2, सो ये हो जाएगा u/√2g। दिस बिकम्स द टाइम। बट ये सारी कंडीशन कब है, जब वो बोलेगा मैक्सिमम रेंज है। आप रैंडमली मैक्सिमम रेंज नहीं लेना, अगर वो मैक्सिमम रेंज नहीं बोल रहा है तो थीटा किसी न किसी तरीके से दिया होगा, आप उसको उस थीटा को यूज करोगे। अगर वो बोलेगा मैक्सिमम रेंज तो आप थीटा को 45 डिग्रीज आंख बंद करके डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझो कि ये जरूरी क्यों है, राइट। समझो एक जैवलिन थ्रो करने वाला बंदा, ठीक है। अब कोई बंदा अगर जैवलिन थ्रो कर रहा है तो उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इज गोना पुट इन, एनर्जी क्या दे रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, बिकॉज उसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट करने वाला है। अब एनर्जी लिमिटेड मतलब वेलोसिटी लिमिटेड, यू जो है वो तो फिक्स्ड है, कितने भी स्पीड से फेंके वो स्पीड तो फिक्स है ना। उस स्पीड पे उसको चाहिए मैक्सिमम रिजल्ट, मतलब मेरा रेंज जो है वो मैक्सिमम आए, ताकि मैं, बिकॉज द आइडिया इज नॉट थ्रोइंग एज हाई एज यू लाइक। अगर ऊपर फेंकना होता तो हम ऊपर फेंक देते सीधा, सारी वेलोसिटी वहां लग जाती, लेकिन हम फेंक रहे हैं दूर। दूर फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी और एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो जब ये जैवलिन थ्रो करेगा तो जैवलिन थ्रो ही कैन डू एट पर्टिकुलर एंगल, राइट। एक एंगल ये जैवलिन थ्रो कर सकता है 30 डिग्रीज पे, राइट। उसके बाद में he can do the same angle projection at 45 degrees, और हमें क्या दिखेगा भाई 30 डिग्रीज। उसके बाद अगर आप 60 डिग्री पे जाओगे, यहां रह जाओगे, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसको चेंज करते रह सकते हो, बट आपको मैक्सिमम रेंज जीतने की कब मिलेगी, आपको थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। तो रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, आप एक्चुअली खड़े होकर कैलकुलेट नहीं करते हो, लेकिन दिमाग में यही चीज चल रही है, राइट, कि मैं कितने एंगल पे फेंकूं कि मेरी सारी वेलोसिटी यूज करके मुझे रेंज दे दे। ना क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ यार, सिंपल बातें, राइट। चलो एक क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स फाइंड x y L vector mod L and फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये सारी चीजें निकालते हैं। और दिया क्या है आपको, दिया गया ये है angle of projection 10 meter per second and angle of projection is taken as 37, ठीक है। चलो एक एक सॉल्व करते हैं। तो हमें ये चीज पता है, इसको ले चलते हैं साइड में, राइट। चलो अब देखो, इसने t इक्वल टू 2 सेकेंड्स बोला है, मतलब अभी आपको मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज या रेंज और टाइम का फॉर्मूला नहीं लगाना है, राइट। इसने डेटा दिया हुआ है, फटफट आंसर निकालना है। हमें पता है कि पहली चीज होती है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम। तो x कितना आ जाएगा हमें, u cos थीटा, u कितना है 10 इंटू कॉस थीटा, कॉस 37 इज 4/5। टाइम कितना है बच्चों, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, राइट। 16 मीटर्स आ गया। उसके बाद में आप सेकंड अगर चेक करते हो तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू यू कॉस टी, y निकालना है इसमें। y कितना है हमारे पास में 10 इंटू, सॉरी डायरेक्टली से निकालना है, 10 साइन थीटा इंटू टी। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। इसमें हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था तो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला था, अब डिस्प्लेसमेंट में निकाल देंगे। तो हमारे पास में यू साइन थीटा इंटू टी है, यू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3/5 इंटू टाइम 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, राइट। सो ये आ गया आपको इक्वल टू, ये आ गया 5 2 ज़ा 10, सो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 20 माइनस 8 मीटर, राइट। ये आ गया। तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया है, x आ गया है 16 मीटर्स, ये आ गया है माइनस 8 मीटर्स। l वेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, l वेक्टर होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। सो l वेक्टर क्या हो गया हमारा 16 आई कैप माइनस 8 जे कैप। मॉड l कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपको 8√5, है ना। मॉड l आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और लास्ट है हमारा वेलोसिटी, ये हमने लास्ट टाइम नहीं निकाली थी, तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट पता करना है, राइट। तो हमें पता है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो हमेशा u cos थीटा होती है, u cos थीटा, तो ये हो जाती है 10 इंटू 4/5 8 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो जाएगी u इन y माइनस जी टी। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है 6 मीटर पर सेकेंड, कैसे आया, u साइन थीटा से, माइनस 10 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी वेक्टर आ गया 8 आई कैप माइनस 12 जे कैप, राइट। सो एट एनी रैंडम पॉइंट ये सारी चीजों में से कुछ भी निकालने बोल देगा मेंस में, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि क्या कर रहे हैं हम, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है प्रोजेक्टाइल में कि आपको उसने प्रोजेक्टाइल दे दिया, उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया, समझो यहाँ भी 37 डिग्रीज, एंगल दे दिया ये आपको 100 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछ लिया कि मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और आपका रेंज कितना, राइट। इन तीनों चीजों को इसमें से कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूले है सबके लिए। पहला फॉर्मूला लगाते हैं, पहला फॉर्मूला है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा बाय g, right? So 2 into velocity is 100 meter per second into sin 37 is 3/5 into g is 10. तो 5 10 0 2 2 2 जा 4 3 जा 12 सेकेंड्स में ये प्रोजेक्टाइल वापस नीचे आ जाएगा। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, ये आ गया टाइम। अब इसके बाद में हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या बोलता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना आया था 3/5, तो ये आ जाएगा 9/25 इंटू 2 इंटू जी। जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 10 10 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 180 मीटर्स। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट। तीसरी चीज क्या बच गई, तीसरी चीज बच गई रेंज। और मैंने बताया था कि एंगल अगर दिया होगा तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2g, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है, 2 इंटू 100 इंटू 100 बाई 10। साइन 37 जो है वो 3/5 हो जाता है, कॉस 37 4/5 हो जाता है, 5 5 जा 25 4 जा 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 16 6 जा 96, 960 मीटर आ गया इसका। तो हमें टाइम आ गया, रेंज आ गया, टाइम आ गया, रेंज आ गया और हाइट आ गई, तीनों चीजें हमारी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन बोर्ड में बहुत बार पूछता है
बोर्ड में नहीं, सॉरी 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में, तो आप सिंपली इसको फट से फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो डेटा डाल के निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी अगर बोर्ड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो अप्लाई होता है, लेकिन मेंस और नीट में बहुत बार अप्लाई होता है, ठीक है। वो है कि अगर मेरे पास में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं तो क्या मेरा रेंज कभी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर मेरे पास में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस है, ठीक है, एक ऐसे है, एक ऐसे, इन दोनों का रेंज सेम है, इन दोनों का आर जो है वो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो θ1 है और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो θ2 है, ठीक है। तो इन दोनों का कोई रिलेशन है। तो आपको ये याद रखना है कि θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री होगा तो आप बोल सकते हो कि फॉर दिस प्रोजेक्शन रेंज इज सेम, राइट। सो θ1 प्लस θ2 90, मतलब एग्जाम्पल आपको 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का प्रोजेक्शन आया तो मतलब इन दोनों का रेंज सेम होगा, राइट। अगर आपको 40 डिग्रीज और 50 डिग्रीज का प्रोजेक्शन आया तो इन दोनों का रेंज सेम होगा। तो जब भी आप प्रोजेक्शन करोगे, अगर आपके दोनों एंगल का प्रोजेक्शन, दोनों एंगल ऐड करके 90 डिग्री बन रहे हैं तो उन दोनों का रेंज सेम होगा, ठीक है। अब इन दोनों का रेंज अगर सेम होगा तो इन दोनों के रेंज सेम होने पे ऐसा नहीं कि इनका टाइम और हाइट सेम हो जाएगा, इन दोनों के टाइम और हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इनके टाइम और हाइट का रिलेशन क्या क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि मेरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज 90 माइनस, राइट। अगर एक अल्फा ले लोगे तो एक 90 माइनस। अब देखो इसमें लेट्स, ये जो हाइट है इसको हम h1 ले लेते हैं, ये जो हाइट है इसको h2 ले लेते हैं। अब ये दोनों निकालने आनी चाहिए, इन दोनों का रिलेशन कैसे आता है देखो। पहले h1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g, राइट। h2 की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा, तो ये आ जाता है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। इन दोनों को ऐड कर दो तो h1 प्लस h2 आ जाता है आपको u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो पहली कंडीशन क्या मिल गई हमें, पहली कंडीशन मिल गई हमें कि h1 प्लस h2 फॉर दिस केस विल बी u स्क्वायर बाय 2g, राइट। सेकेंड चीज जो आप देख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो, t1 will be 2u sin 90 minus alpha by g and t2 will be 2u sin alpha by g, राइट। सो t1 आ गया, हाँ t1 आ गया आपको ये 90 माइनस अल्फा बाई जी और t2 आ गया ये। अब इसमें से रिलेशन ये बनता है कि इसको आप लिख सकते हो 2u cos अल्फा बाई जी, ठीक है, 2u cos अल्फा बाई जी। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो t1 बाई t2, तो यहां से पहले दूसरा रिलेशन आ जाता है कि t1 बाई t2 इज बेसिकली cos अल्फा बाई sin अल्फा दैट इज cot अल्फा। तो आपको दोनों के प्रोजेक्शन का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल जाता है, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो स्क्वायर एंड ऐड करके t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2u बाई जी द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाता है आपको वैल्यूज। नाउ दीज वैल्यूज आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन फॉर यू, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट कर दिए ये वैल्यूज। तो ये वैल्यूज जो है, ठीक है, h1 प्लस h2 जो है वो आ जाता है u स्क्वायर बाई 2g, और ये जो आ जाता है r वो आ जाता है 4h1 h2, और t1 प्लस t2 आ जाता है r बाई g। तो ये चीजों के लिए क्या बताया पहले, x मैक्सिमम एंगल के लिए मैंने बताया थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्शन का रेंज सेम करना है तो अगर आप एक एंगल x ले रहे हो तो दूसरे को 90 माइनस x लेना पड़ेगा। उस केस में आपकी जो हाइट आएगी उसका एडिशन u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, जो रेंज आएगी वो 4h1 h2 हो जाएगा, और t1 t2 जो है वो 2r बाई g हो जाएगा।
नाउ दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के केस में मैक्सिमम कब होगा और एंगल रेंज कब सेम होगा, ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पहले यहां देखो। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ये बोलता है कि अगर आपके पास में एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो इस कर्व की जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, राइट। तो जब आप कर्व की इक्वेशन निकालते हो तो कर्व की जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अब उसको निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। लेट्स अज्यूम आपने अगर कभी भी 9th या 10th में लोकस के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ जाएगा कैसे करना है, नहीं किए होंगे तो मैं अभी सिखा दे रहा हूँ लोकस कैसे करना है, ठीक है। लोकस क्या बोलता है भाई, कोई भी पॉइंट इस पे ले लो, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज x, y, ठीक है। अब ये t टाइम में यहाँ पहुंचा होगा, तो दिस पॉइंट इज एनी टाइम t, सो दिस इज विद टाइम t, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एट एनी टाइम t x, y आ गया, ठीक है। अब x, y जो है वो किसी भी टाइम t पे यहाँ पे लाई करता है, तो ये हो गया हमारा x, y एट एनी टाइम t, राइट। अब ये x, y मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, तो x की वैल्यू जो है मुझे ऑलरेडी पता है क्या होती है, u cos थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन 1, ठीक है। y की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब x भी t पे डिपेंडेंट, y भी t पे डिपेंडेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर को हटा देंगे, भाई टाइम नहीं चाहिए हमें, तो टाइम क्या करेंगे, यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम x अपॉन u cos थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या आता है, y इज इक्वल, ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और t कितना है हमारा, x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। तो अब आपका y जो आ जाएगा वो आ जाएगा u कैंसिल, x tan थीटा माइनस हाफ, हाफ लिखने की जगह एक बेटर तरीका है, g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या बता रहा है भाई, x और y का रिलेशन बता रहा है। x की वैल्यू बता, देखो tan थीटा u, तो थीटा और u दिया रहता है, हमें बताना था भाई रैंडम पॉइंट पे x y कैसे निकालोगे, तो बोलता है भाई x दे दो y निकाल दूंगा, या y दे दो x निकाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो तो जब भी आपके पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन बनता है तो ये ट्राजेक्टरी क्या बन जाती है, ये बन जाती है बच्चों पैराबोला, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक आया है, क्वाड्रेटिक जो होता है वो हमेशा पैराबोला बनाता है, तो ये क्या बना रहा है, ये जो है ये पैराबोला, राइट। नाउ अब इसको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूला जो है वो एक जगह फटफट नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या फॉर्मूले सीख लिए, हमने पहला फॉर्मूला सीखा, ठीक है, हमने फॉर्मूला सीखा कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो उसमें टाइम हो जाता है u साइन थीटा बाई जी इंटू रूट टू, है ना, 2u साइन थीटा बाई रूट टू कट गया। सेकेंड हमने देखा मैक्सिमम हाइट, वो आ गया हमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा चला गया है, तो ये हो गया √2u बाई जी, ये हो गया u स्क्वायर बाई 4g, और थर्ड मैक्सिमम रेंज आता है u स्क्वायर बाई जी, ये हमने मैक्सिमम रेंज पे देखा। नेक्स्ट चीज जो हमने देखी वो देखी
सेम रेंज, राइट। सेम रेंज के लिए क्या प्रोजेक्शन एंगल्स थे, अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। इस पे क्या होता है, इस पे आपका रेंज हो जाता है सेम, और रेंज की वैल्यू हो जाती है 4 रूट h1 इंटू h2। h1 h2 कैसे निकाल सकते हो, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और लास्ट थिंग आपने देखा कि t1 t2 इज इक्वल टू 2r बाय g। अब क्या देखा हमने, तीसरा फॉर्मूला देखा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आ रही है बच्चों, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने सारे फॉर्मूलाज एक जगह नोट कर लिए। अब इस फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला को लिखने का तरीका है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा नीट और जेई में। तो मैं उसको एडजस्ट करके दिखा रहा हूं आपको, जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2। ये क्या बोल रहा है, एक काम करो, एक्स tan थीटा कॉमन ले लो। तो एक्स tan थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया x tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बाय कॉस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक x कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो मेरे पास आ गया x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, इधर क्या बच गया हमारे पास में, देखो x, ये जी नीचे ले जा रहा हूं, तो आ गया मेरे पास में डिनोमिनेटर में 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। ये देखा देखा फॉर्मूला लगता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो आप इसको x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो x tan थीटा माइनस एक्स बाय आर, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला लिस्ट में डाल देते हैं यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, नाउ फॉर्मूलाज तो हो गए, अब फिर से देखते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये बोलता है कि देयर इज अ पॉइंट हियर x, y। ठीक है, और x, y का एंगल उसने दिया हुआ है यहां से अल्फा और यहां से बीटा। आपको प्रूव करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर आप इसको फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बेसिक ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं। आइडिया क्या है, tan अल्फा tan बीटा निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये जो हाइट है ये तो y है, ये जो लेंथ है ये x है, और ये पूरा रेंज है इसका, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, रेंज माइनस x। ठीक है, अब देखो tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया हमें, tan अल्फा आ गया हमें y बाय एक्स, और tan बीटा आ गया हमें y अपॉन आर माइनस एक्स। राइट, सो ये दोनों वैल्यूज आ गई, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा आ रहा है, तो y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन आर माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करके हमें लाना है tan थीटा। राइट, tan थीटा कहां से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, यहां से। इसको भी यही रखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि y कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा r माइनस एक्स
प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, सो वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये आ गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन यहाँ है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलेगा, y बाई एक्स यही है, tan थीटा ये आ गया r माइनस एक्स बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा आ गया आपको वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो गया कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां तक आई होप समझ गया होगा कि यहां तक मैंने किया हुआ है। आइडिया बहुत सिंपल है कि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले ये देखना है कि वो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा कि नहीं। ये पॉइंट ना मैक्सिमम हाइट पे है ना मैक्सिमम रेंज पे है। सिंपल बात ये है कि वो ये पता करना चाह रहा है tan अल्फा tan बीटा और tan थीटा का क्या रिलेशन है, और tan अल्फा tan बीटा कैसे निकलेगा, इस पॉइंट y और x से। तो y और x के कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर आप सॉल्व करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की हेल्प से आप अगर y और x को रिलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसमें हाइट और रेंज के फॉर्मूला लगाओगे तो ये पॉइंट हाइट पे नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे नहीं है, कोई रैंडम पॉइंट है, और रैंडम पॉइंट के लिए टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग वाले जितने फॉर्मूलाज थे टाइम वाले वो नहीं यूज कर सकते। बचा के आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मैंने दोनों वैल्यूज ये ऐसे निकाली, ये ट्रिग्नोमेट्री से, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, और सिंप्लीफाई करके मैंने वैल्यू सॉल्व कर दी। या सो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें ये प्रूव करना था, हमें बॉल उसने किक किया है, बॉल के किसी भी पॉइंट पर उसने बोला कि ये एंगल जो है ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वेलोसिटी u, this point is given as x comma y and he says that prove tan alpha plus tan beta is equal to tan theta, right? और ये प्रूव करने के लिए आप पहले स्टार्टिंग वाले फॉर्मूलाज नहीं यूज कर सकते बिकॉज आपको टाइम नहीं पता है, ठीक है। आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, आपको ये पॉइंट पता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये y है ये x है, तो tan अल्फा डायरेक्टली मिल गया आपको y बाई एक्स, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और उसके बाद में बीटा कैसे निकालोगे, पूरा जो डिस्टेंस होता है वो रेंज होता है, जिसमें से x आप यूज अप कर चुके हो, अगर आप x यूज कर गए तो ये r माइनस एक्स हो गया, तो tan बीटा कितना हो गया y अपॉन r माइनस एक्स। सिंप्लीफाई, इसको ऐड करने बोला है तो ऐड कर दो, ऐड करके आपको इक्वेशन 1 आ गया, राइट, इक्वेशन 1 आ गया आपको ऐड करके। उसके बाद उसने क्या कहा, भाई tan थीटा की भी वैल्यू चाहिए, tan थीटा जो रिलेशन आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, यहाँ tan थीटा डाला, इसको सिंप्लीफाई किया, tan थीटा की वैल्यू आ गई ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, इसका एप्लीकेशन इस बात पे है कि आप हर बार इसको डिराइव नहीं करोगे, इसको एक बार डिराइव करने के बाद में याद कर लोगे। इससे फायदा ये होगा कि जब भी वो आपको ये पूछेगा कि इस पॉइंट का एंगल कितना है इनिशियल से, तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे इस इक्वेशन को यूज करके। तो द आइडिया इज एवरी क्वेश्चन दैट यू डू यू नीड टू रिमेंबर समथिंग आउट ऑफ इट। यार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे, इसको बार बार सिंप्लीफाई करते रहोगे तो टाइम बर्बाद होगा। एंगल के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में इन तीनों में से कोई भी दो एंगल दिया होगा और तीसरा वो पूछ लेगा, तो आपको अगर ये रिलेशन पता है तो आपको यहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सिंपल बात ये है कि अगर आप बेसिकली दो गोल पोस्ट पे हो, अगर यहाँ एक गोल पोस्ट है और यहाँ एक गोल पोस्ट है, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं कहां से किस पॉइंट तक किक करूंगा कि मेरा बॉल गोल पोस्ट से ऊपर से चला जाए या गोल पोस्ट तक पहुंच जाए। अब वो स्टडी करने के लिए ये पॉइंट जो है ये हमेशा हमेशा इसके साथ मूव करता रहेगा, राइट। अगर ये एंगल कम होता रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, और अगर इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ये इस बात से कनेक्टेड है कि थीटा कितना होगा, क्योंकि अगर ये थीटा कम होता तो ये प्रोजेक्शन भी तो चेंज हो जाता पूरा। अब हर बार ये डिराइव करने की जगह आपको रिलेशन पता है कि भाई इन दोनों प्रोजेक्शन के जो एंगल्स बनते हैं उनका tan अल्फा tan बीटा का एडिशन tan थीटा के इक्वल होता है। और मैंने हमेशा बताया कि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में थीटा दिया होता है, तो थीटा तो पता ही है, tan अल्फा tan बीटा आपको इसके टर्म में आ जाएगा। अगर आप ये भी ना निकालो, आप ये सोचो tan अल्फा tan बीटा अगर वो एंगल नहीं भी देगा तो आप हमेशा हाइट निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे, वो बोल देगा भाई मेरा ये और ये गोल पोस्ट का डिस्टेंस बता देगा और ये पॉइंट का x बता देगा। अगर ये x पता है तो ये ऑलरेडी निकाल लोगे, ये दोनों निकल जाएगा, तो इस वाले इक्वेशन में डाल दो,
इस वाले में क्या अननोन बच गया, बस y, y बच गया है। y कहां से मिल जाएगा, यहाँ वाली इक्वेशन से, क्योंकि tan थीटा पता है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये प्रूविंग वाला जो पार्ट है, लेकिन ये वन टाइम क्वेश्चन है। एक बार प्रूव हो गया तो फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको 4 बार प्रूव करके कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार प्रूव हो जाए, याद कर लो, और अगर इसको याद कर लोगे तो बहुत जगह ये हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, ये तो हमने देख लिया कि हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैसे हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। या एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। या सर, तो क्या सर कि हर इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे, हर पॉइंट पे एक्स वाई कहीं पे भी हो इस पाथ पे, आपका अल्फा tan अल्फा, हाँ मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है बेसिकली हमने ये एक्स वाई चूज करके नहीं लिया, ये एक्स वाई ट्रैजेक्टरी पे कहीं भी लाई करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो, अगर आपने जस्टिफाई किया होता कि ये 2,3 है, 4,5, अगर ये नंबर होता तो हमें ये जस्टिफिकेशन देना पड़ता कि भाई ये सिर्फ इस नंबर के लिए ट्रू है। लेकिन अगर आपने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया तो आप कहीं भी ट्रैजेक्टरी पे लाई करते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ट्रैजेक्टरी पे मैं लाई करता हूं तो मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं, ठीक है। एक चीज और ये भी पता चलती है सर कि जो x एंड y का जो रेशियो tan अल्फा है, जो भी tan बीटा होगा, उसकी हाइट एंड उसके ओरिजिनल डिस्टेंस का रेशियो होगा, या तो बेसिकली ये जो हाइट और ये रेंज है ना, इसीलिए तो ये प्रोजेक्टाइल है ना। अगर ये दोनों अलग अलग डील कर पाते खुद से तो ये प्रोजेक्टाइल ब्रेक हो जाता, ये दोनों अलग अलग मोशन करते। इसको हमेशा ऐसा मूव करना पड़ेगा कि ये y और x एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ये अल्फा मेंटेन्ड रहे। तो अल्फा को ये चेंज करेगा तो ये हाइट कम करेगा, हाइट कम करेगा तो x को बढ़ाएगा। इसको इस चीज को एडजस्ट करने के चक्कर में ही ये ट्रैजेक्टरी बन रही है। अगर इसको मेंटेन नहीं करेगा तो ट्रैजेक्टरी नहीं बनेगी। एच मैक्स हमेशा सेंटर पे होगा। अगर आप सेंटर, अगर ये सेंटर पॉइंट दे देता है हमें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एच है और ये r/2 है। तो मींस एच मैक्स पे जो सेंटर पॉइंट है, इसके अबाउट हर प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। सिमेट्रिक रहेगा ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में लेफ्ट साइड अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, उसी पाथ से वापस आएगा, सेम पाथ। और अगर आप जैसे अगर एक वो बैलेंस्ड है यहाँ से इक्वेशन से, या और आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, किसी भी पॉइंट, समझो कोई भी y का पॉइंट अगर फिक्स करते हो तो इफ यू नोटिस यू गेट 2x पॉइंट्स फॉर इट, बिकॉज एक आते समय उसको पास करेगा और एक जाते समय पास करेगा, राइट। सो ये बोल रहा है कि भाई मैं ये वाला जो हाइट है ना ये 2 बार क्रॉस करूंगा, एक बार जब मैं आ रहा था मैक्सिमम हाइट की तरफ और एक बार जब मैं मैक्सिमम हाइट से वापस जा रहा हूँ। और ये हमेशा होगा, हमेशा जब भी वो मोशन करेगा तो आपको एक y की वैल्यू के लिए 2x मिलती जाएंगी। और कैसे मिलेंगी, वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में 2x है, तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू डाल देते हो तो ये 2x को इसको सेटिस्फाई करना है, राइट। तो आप जब भी ये करोगे तो आपको 2x मिलेगा उसके लिए। जो सर मैथ्स से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो रियल रूट्स वगैरह निकालते हैं, तो उसमें जो दो वैल्यूज आती हैं वो यही है। बिकॉज अभी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में यही सीखा कि हमारा आइडिया ये कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हमने क्या नाम दे दिया, पैराबोला। और पैराबोला जब भी बनेगा तो वो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हमेशा x के 2 रूट्स आएंगे फॉर 1 वैल्यू ऑफ y, राइट। सो ये हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यूज देगा। अगर आप वैल्यूज, इसीलिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला भी कि अगर मैं x बता पाऊं तो मैं y बता पाऊंगा, और अगर मैं y दे दूं तो मैं x बता पाऊंगा। तो मैं ये बता पाऊंगा कि भाई इस पॉइंट से बॉल पास होगा क्या, राइट। आपने एक बॉल किक किया, आपको पता है आप इतने हाइट तक मार सकते हो, ठीक है, उस हाइट तक मार सकते हो, वो आपका y है। अब आप ये पता करो कि वो हाइट के लिए क्या x रीच हो पा रहा है, x कोई ऐसी रैंडम वैल्यू तो नहीं आ रही जहां तक बॉल जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मतलब आप हाइट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, आपको अपनी रेंज बढ़ानी चाहिए। आप किक करोगे बॉल आगे कम जा रहा है, ऊपर ज्यादा जा रहा है, राइट। और इस रेशियो को आप ऐसे एडजस्ट करो कि आपको मैक्सिमम रेंज बढ़ जाए। इसलिए हमने मैक्सिमम रेंज का भी फॉर्मूला देखा कि आप 45 डिग्री पे आप हिट करोगे, आपके पास वेलोसिटी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आप देने वाले वो फिक्स्ड है। तो जब आप उसको एक वेलोसिटी दोगे तो आप ये कोशिश करोगे कि उसकी वेलोसिटी की मैक्सिमम रेंज मिले आपको। उसके लिए हमने क्या देखा कि आप 45 डिग्री पे अगर पुश कर दोगे तो आपको उतनी ही वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा रेंज मिलता है। तो अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जैवलिन थ्रो कर रहे हो, आप कोई भी जहां पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बॉल का या थ्रो का, वहां पे आप क्या करोगे, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके मैक्सिमम रेंज कवर करना चाहोगे,
तो आप मेंटली ये चीज सोचोगे कि मैं कितना क्लोज टू 45 डिग्री पुश करूंगा कि मेरा रेंज मैक्सिमम हो जाए और मेरी एनर्जी उतनी ही लगे, मुझे ज्यादा ना लगानी पड़े। एक और सिर्फ एप्लीकेशन जैसे क्रिकेट में जो फील्डर बॉल को कैच करता है तो बॉल भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको जज करता है उसके पाथ को देखते हुए, उसकी हाइट को देखते हुए बॉल कहाँ गिरेगी और उस प्लेस पे वो फील्डर जाता है। तो कहीं मतलब बिना सॉल्व किए उसमें वो फील्डर जज करता है भाई या अब देखो, जैसे सिंपल बात ये कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, फील्डर जो है वो उस कैच को हजारों बार रिपीट करता है प्रैक्टिस के समय, और एक यंग एज से लेके सालों तक उसको करता है। उसके दिमाग है ना उस कोऑर्डिनेट्स के लिए फिक्स्ड है, उस ग्राउंड में उसे पता है कि अगर ये बॉल इतनी स्पीड से आ रहा होगा तो उस प्रोजेक्टाइल को कहां तक ले जाएगा। अगर आप भी 1000 क्वेश्चन लगा लो प्रोजेक्टाइल के, तो उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें देख के नहीं पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल इतनी दूर जाएगा और इतनी हाइट पे जाएगा। तो जो दो चीजें है ना, एक आप ऑन पेपर जो कर रहे हो वही वो फील्डर सुबह से लेकर शाम तक ऑन ग्राउंड कर रहा है, बस पेपर पे नहीं कर रहा। तो उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी ये है कि मैं बिना कैलकुलेशन किए ये चेक कर पाऊं कि भाई मैं हमेशा उस बॉल के नीचे पहुंच जाता हूं क्या। और वो ये सोच रहा है, जब बॉल मारा गया तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं कितनी तेजी से दौड़ूंगा कि उस बॉल के नीचे पहुंच जाऊंगा। वो कैसे गैस कर रहा है? वो टाइम ऑफ फ्लाइट से गैस कर रहा है। उस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट उसे जजमेंट से पता चल रहा है कि कितने टाइम में ये बॉल मेरे तक आ जाएगा और मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, राइट। तो ये चीज जो है, ये आप हर चीज, मोस्टली एवरी सिंगल थ्रो एनीथिंग दैट यू थ्रो यू विल सी अ प्रोजेक्टाइल, बिकॉज आप अवॉइड करते हो कि आप कोई भी चीज को स्ट्रेट फेंको। और उसका एक रीजन है, अगर आप कोई भी चीज को स्ट्रेट फेंकते हो, समझो, अगर आप कोई भी चीज को स्ट्रेट फेंकते हो, राइट, इफ यू गिव इट अ वेलोसिटी, ये क्या करेगा पता है? ये ऐसे जाएगा और यहां गिर जाएगा। क्यों ऐसा होगा? भाई अगर आपने स्ट्रेट फेंका तो ग्रेविटी रुक थोड़ी जाएगी, ग्रेविटी तो अभी भी एक्ट करेगी। वो बोलेगा भाई मैं अभी भी अपना एक्शन करूंगा, मैं अभी भी इसको मूव करूंगा। और यही होता है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बट अगर आप एक लो हाइट से फेंकोगे तो ये हाइट कम है, ये फट से नीचे गिर जाएगा, राइट। लेकिन सोचो, इसी पॉइंट से तुमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होता तो ये ऐसे जाता ना। ये जो एक्स्ट्रा रेंज मिली है क्यों मिली? क्योंकि आपने इसको एंगल पे फेंका। अगर आप इसको एंगल पे नहीं फेंक रहे हो तो इट्स अ वेस्ट, राइट। और इसी पे एक क्वेश्चन भी है, अगर आप एक टावर पे खड़े हो और आपको अपने दोस्त को एक पैकेट फेंक के देना है, ये जो पैकेट है आप डायरेक्ट फेंकोगे, सीधा फेंकोगे, या ऐसे फेंकोगे? विच विल बी द बेस्ट पाथ टू थ्रो दिस? अगर आप डायरेक्ट सेम वेलोसिटी से फेंकने वाले हो, कोई भी वेलोसिटी अज्यूम कर लो, नंबर की कोई बात नहीं है, मुझे बस ये पता करना है तुमसे कि तुम्हें ये समझता है कि भाई इन तीनों में से सबसे बेस्ट और इजी पाथ क्या होगा मुझे इस बॉल को यहां तक पहुंचाने के लिए। वो पैकेट अगर मैं डायरेक्ट फेंकूंगा तो क्या यहां तक पहुंचेगा, अगर मैं सीधा फेंकूंगा तो यहां तक पहुंचेगा, या मैं एंगल पे फेंकूंगा तो यहां तक पहुंचेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। अब क्योंकि इसमें इतनी वेलोसिटी की बात हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम रहती है, चेंज होती है? अगर चेंज होती है तो कैसे होती है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल को अगर हम देखते हैं तो आइडिया ये होता है, देखो अगर हम यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे जो जब बॉडी यहां से फेंकी जा रही है ना, एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसको यू वेलोसिटी दी गई है और ये एंगल थीटा। पहली बात ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां ये बोलता है कि भाई यहां पे मेरी एनर्जी जो है वो हो जाएगी काइनेटिक प्योर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। तो सारी एनर्जी क्या है हमारे पास में? हाफ एम यू स्क्वायर है, विच इज कैपिटल के। अब ये बॉडी ऊपर जा रही है, देखो हमें ये पता है कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, राइट। उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहां उसकी मैक्सिमम हाइट है। अब यहां क्या होगा? देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब यहां पे कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस, एयर फ्रिक्शन लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए भाई, टोटल एनर्जी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है भाई जब ये यहां पहुंचा ना तो इसके पास ये डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u cos थीटा, और जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी थी ना वो गायब हो गई। गायब नहीं हो गई, वो यूज हो गई। वो कहां यूज हो गई? वो यूज हो गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। और वो कितनी होगी? कितनी यूज हो गई बेटा? वहां पे u sin थीटा थी तो वो हो गई हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा k साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो k साइन स्क्वायर थीटा वाला जो पार्ट है वो पूरा कन्वर्ट होके यहां पहुंचने पे हो गया पोटेंशियल, राइट। और काइनेटिक कितना हो गया यहाँ पे? हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया k कॉस स्क्वायर।
अगर आप इनको ऐड करोगे बच्चों तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो के ही आएगी। तो एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुई, राइट? एनर्जी क्या हुई, यहाँ पूरी की पूरी काइनेटिक थी। जब वो मोशन चालू किया तो उसकी जो वाई डायरेक्शन की एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब होते 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 पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल हो गई के साइन स्क्वायर थीटा, राइट? और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है, यू डायरेक्शन की जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो अभी भी चल रही है, तो वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी के कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब इससे क्या पता चलता है, ये पी और के मिल गया, तो ये बोलता है भाई पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना? टोटल एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर ही है, और यहां जब पहुंचेगा तो भी हाफ mv स्क्वायर होगी, लेकिन बात ये है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसको रीज कर देते हैं। ये बोलेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 degrees find the potential energy at max height if kinetic energy at that height is 30 joules, राइट? सो ये आ गया हमारे पास में, सो हमें 30 जूल्स मिल गया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एट 30 जूल्स हमें कितना आ रहा है। तो हमें पता है भाई उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी होती है tan स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल ढूंढना है, काइनेटिक 30 जूल्स है, और tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan 30 1/√3 होता है तो 1/3, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 10 जूल्स। अब इसके साथ में पूछ लेगा भाई टोटल एनर्जी कितनी है, तो बेटा हाइट पे कितनी है 30, पोटेंशियल कितनी है 10, टोटल हो जाएगी 30 + 10 40 जूल्स। सो हर फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए। हाईएस्ट पे हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एट पॉइंट स्टार्टिंग में हाफ mv स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहेगी। काइनेटिक एट द हाईएस्ट इज e cos स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल इज e sin स्क्वायर थीटा, एंड रेशियो इज tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ सी दिस, find the average velocity of a projectile between instant it crosses half the maximum height it is projected with the speed of u at an angle with horizontal। चलो वो तो यही हो जाएगा, देखो यहां से प्रोजेक्शन हो रहा है, राइट? अब ये बोल रहा है कि इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, राइट? सो एक बार यहां क्रॉस करेगा h/2 और एक बार यहां क्रॉस करेगा h/2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन बहुत सारा अगर करना है और लॉजिक एक ही है। बात ये है कि जब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी जो ये वेलोसिटी है ये u cos थीटा है। ठीक है, और इसकी जो y की वेलोसिटी है वो यहां पे समझो v डैश है और यहां डाउनवर्ड v डैश है। भाई जितनी वेलोसिटी से यहाँ ये ऊपर जा रहा होगा उतना यहाँ नीचे जा रहा होगा, बिकॉज दिस मोशन इज सिमेट्रिक अबाउट द हाइट। सिमेट्री का फायदा उठाते हैं, हमें पता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस v डैश j कैप, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों u cos थीटा i कैप, राइट, माइनस v डैश j कैप। एवरेज वेलोसिटी ऐड करके आएगी, सो vi प्लस vf/2, इसको ऐड करके क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2u cos थीटा i कैप बाई 2, तो आ गया हमें u cos थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। लॉजिक ये बोलता है कि अगर आप सेम डिस्टेंसेस पे हो, सेंटर से सिमेट्रिक पॉइंट्स पे हो, राइट, सो आपका वेलोसिटी x डायरेक्शन में सेम हर जगह होता है, और आपका जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर यहाँ ऊपर थी तो यहाँ नीचे है, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, उसको मैंने यूज कर लिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड से। A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find maximum height and the range of the ball. Simple.
दिया क्या है, u दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्रीज, राइट। पहले क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी 3/4 इंटू 2 इंटू 10, राइट। सो ये हो गया 4 10s, ये 10 10 कैंसल, ये 2 20s, ये हो गया 60 मीटर्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। सो 2 इंटू यू स्क्वायर इज 40 इंटू 40 इंटू √3/2 इंटू हाफ बाय 10। सो 2 2 ज़ा 4, 40 40 कैंसल, ये आ गया 80 √3 मीटर्स। आई नो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आने चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं 11th में, राइट। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब पिक करेंगे, राइट। आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। हमने ये सीख लिया कि हम प्रोजेक्टाइल जो कर रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या क्या वेरिएशंस दे सकता है और क्या क्या चीजें पूछ सकता है, वो सब हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहां से कंटिन्यू करेंगे मोशन फ्रॉम अ हाइट टू ग्राउंड। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम कवर करेंगे। यहां तक आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सो अभी हमने देखा मोशन, और हमने देखा कि मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे बिहेव करता है, राइट। अब यहाँ एक एग्जांपल है कि हम अगर प्रोजेक्टाइल अगर हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, राइट। हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था कि अगर समझो यहाँ से अगर कोई बैट्समैन हिट करता है एट अ पर्टिकुलर एंगल विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, राइट। मैंने वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री पे फिक्स कर दी है। अब जब ये हिट करता है तो यहाँ पे जो फील्डर है वो उस बॉल को देख के जज करेगा कि मुझे किस पॉइंट पे भाग के जाना है मुझे पकड़ने के लिए, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि अगर उसने हिट किया, राइट, और बॉल ट्रैवल करना चालू किया और मैं भाग के गया और मैं यहाँ खड़ा हो गया। अब देखते हैं मैं पकड़ पाता हूँ कि नहीं। ये मैंने उस बॉल को ऑलमोस्ट पकड़ लिया, राइट। ऑलमोस्ट कैसे पकड़ लिया, मैंने एग्जैक्टली नहीं हिट किया, तो ऐसा हो सकता है मेरे पीछे चली जाए या मेरे आगे गिर जाए। तो ये चीज वो जज कर रहा है जस्ट बाय हिज प्रैक्टिस, राइट। उसे नंबर नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि ये 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 60 डिग्री पे आ रहा है। उसे बस ये दिख रहा है कि बॉल जो है वो मेरी तरफ ट्रैवल कर रहा है और उसकी प्रैक्टिस उसकी हेल्प कर रही है इस चीज को मेजर करने में। सो नो नंबर्स, नो पेपर्स, जस्ट बाय प्रैक्टिस वो लगातार डे इन डे आउट ये प्रैक्टिस कर रहा है कि ये इसे कैच कर पाए, राइट। तो बात यहां पे सिर्फ ये समझने की है कि अगर ये बिना नंबर बिना पेपर इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं ये कैच कर लूंगा, राइट। तो अगर आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास फॉर्मुलेज हैं, आपके पास मेथड है, तब तो आपको विद प्रैक्टिस एक्यूरेटली हर बार प्रेडिक्ट करने आ जाएगा। बस आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है जितना ये फील्डर कर रहा है, राइट। अगर आप उतनी प्रैक्टिस इन एंड आउट डालोगे तो आप इजीली ऑन पेपर बता पाओगे कि भाई ये बॉल यहां गिरने वाला है, यहां खड़े रहोगे तो पकड़ लोगे। तो वो चीज ये जो मेंटली कर रहा है आपको उसको ऑन पेपर करना है, और हमने इसके लिए आपको सारे टूल्स दे दिए विद फॉर्मुलेस विद एक्सप्लेनेशन। उसको आप यूज करो, क्वेश्चन में अप्लाई करो और ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। यस, अगर इसके एंगल चेंज होते हैं, हमने जैसे देखा था कि सेम वेलोसिटी पे अगर आप 45 डिग्री 30 डिग्री करोगे तो क्या होगा, हमने देखा था 45 में मैक्सिमम रेंज आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका एंगल चेंज करता हूं और मैं ले जाता हूं, समझो कोई भी रैंडम एंगल ले लो, चलो 40 डिग्री पे देख लेते हैं। 40 डिग्री पे क्या हो रहा है, 40 डिग्री पे अब ये जा रहा है एंड यू कैन सी दैट इट इज गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम इट, राइट। तो एंगल जब ज्यादा था तो वो ऊपर तो काफी गया लेकिन वो रेंज कवर नहीं कर पाया। अब अगर मैं इसी को 45 डिग्रीज पे कर देता हूं, 45 डिग्रीज पे कर देता हूं तो क्या होता है, देखो फिर से वो हाइट तो कवर कर रहा है लेकिन वो और आगे जाने की कोशिश कर रहा है और वो गया उससे थोड़ा सा आगे। मैक्सिमम जो है हमें 45 पे मिलेगा और मैं दिखा भी सकता हूं उस चीज को। आप इसके नीचे कोई भी एंगल ले लो, ठीक है, इसके नीचे कोई भी एंगल ले लो, कोई भी मेजरमेंट कर लो, ये आपका नीचे देखिए, नीचे जाने पे ये फिर से पीछे आ गया। अगर आप इसी चीज को ऊपर ले जाते हैं, लेट्स अज्यूम बहुत ज्यादा हाई एंगल ले लेते हैं लाइक 50 डिग्रीज, राइट, तो 50 डिग्री पे वो ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर जाने के बाद में वो कभी भी इस 45 रेंज को नहीं कवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये डिसाइड किया
कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे, राइट, या 45 डिग्री पे हिट करोगे, और हमें रेंज उतनी मिल रही है। और एक चीज जो यही देख लेते हैं, हमने बोला था कि अगर दोनों एंगल 90 डिग्री ऐड करके 90 डिग्री बनाते हैं तो हमारा रेंज सेम हो जाता है, राइट। देखो 50 डिग्री पे हमने एक प्रोजेक्टाइल बनाया, 50 डिग्री पे ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है हमारा यहां तक, ये आ गया यहां तक। 50 डिग्री के साथ वाला जो 90 डिग्री बनाएगा वो एंगल क्या होगा, 40, 50 प्लस 40 इज 90। तो अगर आप इसी को 40 डिग्री पे ले जाते हो अपनी वेलोसिटी चेंज किए बिना, राइट, तो अगर आप इसको 40 डिग्री पे रखते हो, राइट, अगर इसको 40 डिग्री पे रखते हो तो क्या होता है, देखो या 40, देखो हाइट बदल गई, हाइट ऑब्वियसली बदलेगी, लेकिन उसका रेंज कितना आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो अगर ये दोनों एंगल ऐड अप करके 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब उन दोनों एंगल पे वेलोसिटी सेम, प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी रेंज सेम बना के रखेगा, बस आपकी हाइट डिफर हो जाएगी, राइट। तो तीनों चीजें, मैक्सिमम जो हमने देखा रेंज कैसे पता करना है, 90 डिग्री एडिशन वाले एंगल्स कैसे बिहेव करते हैं, और प्रैक्टिस कैसे हेल्प करता है किसी फील्डर को एक कैच करने के लिए, वो आपको यहाँ पे क्लियर क्लियर दिखता है कि उसको कैसे करना है। बस आपको ये प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी अपने पेपर में, ताकि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओ। स्पीड बढ़ाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसने ये बोला है कि स्पीड सेम रखने पे अगर आप एंगल 50-40 ले लोगे, 30-60 ले लोगे, 35-55 ले लोगे, तो तब तक वो चलता रहेगा। जैसे आप वेलोसिटी चेंज करोगे तब तो आप उसको एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो अपने हिसाब से चलने लगेगा फिर। तो, तो अगर हम इसको 20 कर देते हैं, राइट, तो देखिए सेम ऑलमोस्ट 40 डिग्री है, लेकिन उसके पास वेलोसिटी ज्यादा आ गई, अब उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो और दूर जाके गिरेगा, राइट। तो ये जो फिनोमेना है ये मैंने बताया कि वेलोसिटी सेम रखोगे, एंगल को अगर फिर चेंज करोगे तब ये होगा। अगर आप वेलोसिटी एंगल दोनों चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से प्रोजेक्टाइल दोनों एडजस्ट करके अपनी रेंज को और अपनी हाइट को बढ़ाता जाएगा, राइट। तो ये जो कंडीशन है, इसलिए याद रखना कि वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, आपका एंगल फिर आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्लियर हो गई होंगी। अब इन एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब इन्हीं को क्वेश्चन में लगाओ, फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको विजुअली समझना क्या हो रहा है, फॉर्मूला अपने आप समझ जाएगा क्या, ठीक है। तो इस पे वर्क करो।